जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। अभी तक बच्चों हमने आपको समांतर श्रेणी के 2 लेक्चर डिस्कस किए। इस पहले लेक्चर में हमने आपको पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूले ये सब डिस्कस किए। उसमें मैंने आपको 10-12 कुछ क्वेश्चंस कराए जो एकदम बेसिक से थे, जैसे एयरफोर्स टाइप में लगभग पूछ भी लिए जाते हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको सारे शॉर्टकट से संबंधित क्वेश्चंस कराए, कुछ होमवर्क के लिए भी दिए थे। अब मैं आपको इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं जो शॉर्टकट के माध्यम से, जिनको मैं सरल करूंगा आपको समझाने के लिए। आप ऐसे क्वेश्चन को जो मैं आपको बोर्ड पर दूंगा, एक एक करके आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को रोकिए और उसे सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा कि मैंने आपको कैसे सॉल्यूशन करके दिखाया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं ये लेक्चर जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कलम उठा लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये एनडीए 2012 में पूछा गया है। सवाल लिखा हुआ है 10 प्रेक्षण 10 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है, माध्य है, वो 5 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 2 जोड़कर, प्रत्येक प्रेक्षण में जैसे 10 हमारे पास है, x1 x2 x3 करके एंड सो ऑन x10 तक है, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनमें उनका जो मीन निकाला गया, माध्य निकाला गया, वो 5 है। कह रहे हर एक ऑब्जर्वेशन में आपने 2 जोड़ दिया। सबसे पहला क्या काम किया, हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 जोड़ा। उसके बाद कह रहे हैं फिर उसमें हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 का गुणा कर दिया, तो नया माध्य क्या हो जाएगा, 5, 7, 15 और 21। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको पूरा कंसेप्चुअल समझते हैं तो कहने का ये मतलब है इस प्रश्न का कि अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 एंड सो ऑन x10 तक, 10 ऑब्जर्वेशन है, और हमने आपसे कहा कि भाई इसका जो मीन आ रहा है x बार, वो इसका मीन आ रहा है 5। तो ये जो मीन होता है, माध्य होता है, ये क्या होता है कि सबको जोड़ के 10 का डिवाइड करा देते हैं तो हमें माध्य मिल जाता है। फिर कह रहे हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन में आप 2 जोड़ दें। तो चलिए भाई, आपने हर ऑब्जर्वेशन में x1 में 2 जोड़ा, x2 में 2 जोड़ा, और ऐसे ही आपने यहां पर भी 2 जोड़ दिया। फिर 2 जोड़ने के बाद कह रहे हैं हर एक में मैं 3 का गुणा भी करा दूं। चलिए भाई, हर एक में 3 का गुणा भी करा देते हैं, एंड सो ऑन, यहां पर भी 3 का गुणा करा दिया। तो आपको जो नया मीन मिला, नया माध्य मिला, वो क्या होगा। अगर मैं इसको पूरे कैलकुलेशन से करूं तो हमारा काफी समय चला जाएगा। तो बच्चों, मैं आपको एक शॉर्टकट डिस्कस करता हूं जिससे आपको नया मीन ये 2 सेकंड में ही मिल जाएगा। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। देखते हैं कैसे। आपको करना यह है कि जो आपको नया माध्य होगा, वो नया माध्य x बराबर क्या होगा, ध्यान से देखें। आपसे कह रहे थे कि जो इसका पुराना माध्य था वो 5 था, आपने 5 लिखा। कह रहे हैं यदि प्रत्येक प्रेक्षण में, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 2 जोड़ा जाए। चलिए इसी माध्य में मैं 2 जोड़ देता हूं। उसके बाद कह रहे हैं इसमें 3 का गुणा कर दिया जाए। चलिए मैं अब 3 का गुणा कर दे रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, ये मिला 5 2 7 और 7 में 3 का गुणा हुआ 21। यही आपका नया माध्य आ गया, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैंने तो आपको एक रफ आइडिया दिया था कि हमें ऐसे करना है। पहले सबको जोड़ेंगे, फिर उसका x1 + x2 + x3 एंड सो ऑन x10 तक निकालेंगे, तो वो 5 × 10 50 आ जाएगा। फिर आप 2 जोड़ेंगे, फिर 3 का गुणा। आपकी काफी कैलकुलेशन है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको इस मेथड से नहीं करना है, आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्या करा, जो सवाल में कहा गया वही आप करते चले गए। आपसे कह रहे थे पहले माध्य यानी कि मीन हमारा 5 था। चलिए भाई, पहले 5 था, फिर 2 जोड़ा गया। हर एक जो आपसे ऑब्जर्वेशन में कह रहे हैं वो आपको सीधे मीन में ही करने चलता, आप कुछ भी नहीं करना। जैसे आपने दिखा, आपको कहा गया माध्य 5 था पहले, तो आपने 5 लिख दिया। हर एक प्रेक्षण में 2 जोड़ा गया, आपने माध्य में 2 जोड़ दिया। हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 का गुणा किया गया, आपने इसी में 3 का गुणा कर दिया। रिजल्ट आ गया नया माध्य, न्यू मीन जो आ रहा है वो 21 है। हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर हम 2 को देख लेते हैं। ये एनडीए 2008 में पूछा गया प्रश्न है। लिखा हुआ यदि 4 संख्याओं का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन 4 संख्याओं का 15 आ रहा है। 4 संख्याएं हमारे पास थी, उनका जब समांतर माध्य निकाला गया तो वो 15 आया, और अन्य 6 संख्याओं का समांतर माध्य, बाकी और आगे की 6 संख्याएं ली तो उनका समांतर माध्य 15 आ रहा है, सॉरी 12 आ रहा है, अन्य 6 संख्याओं का। अब कह रहे हैं संयुक्त रूप से कंबाइंडली अगर हम इन दोनों का एक साथ 10 संख्याओं का अगर हम समांतर माध्य निकालें तो वो क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो आपको ये जो संयुक्त रूप से 10 संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, प्यारे बच्चों, इसे क्या करेंगे, आपको पहले
समांतर माध्य जो दे रहे थे वो 15 दे रहे थे, कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं का, तो 15 गुणे 4 कर देना है, ये आपका योग आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है, आगे चलते हैं। बाकी की 6 संख्याएं और थी, उनका समांतर माध्य 12 था। ठीक है, यानी कि 12 था 6 संख्याओं का समांतर माध्य, तो ये पहली 4 संख्याओं का योग आ गया, समांतर माध्य संख्याओं का योग, और फिर बाकी 6 संख्याओं का योग आ गया, बटे कितनी संख्याएं हो गई, 6 4 10। ठीक है, तो समांतर माध्य की डेफिनेशन क्लियर हो गई, क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, और 10 का डिवाइड करा देना है आपको। यहां पर मैंने जोड़ा तो ये 2 132 आ रहा है, 10 का डिवाइड करा देंगे तो 13.2, ये हमारा 10 संख्याओं का कंबाइंड रूप से जो है मीन आ गया, यानी कि 13.2, यानी कि हमारा सी वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 3 को डिस्कस करते हैं। सवाल लिखा हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, भुजाएं हैं, वो एपी समांतर श्रेणी में हैं, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। आइए बच्चों इसे देख लेते हैं। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज, ये हमने समकोण त्रिभुज को मान लिया। अब हमसे कहा गया कि भुजाएं एपी में हैं, तो आप जानते हैं कि समकोण की भुजाएं अगर हैं तो त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती हैं। तो पहली भुजा को हमने कंसीडर किया a माइनस डी, दूसरी भुजा a, और तीसरी भुजा है a प्लस डी। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर a प्लस डी है, इसको हमने हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण लेट कर लिया, तो a प्लस डी हो गई। अब हमारे पास लंब और आधार है, इसमें से हम किसी को भी लंब और किसी एक को भी आधार मान लें। तो चलिए मान लेते हैं a माइनस डी, ये लंब हो गई और a हो गया आधार। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है। बेटा पाइथागोरस थ्योरम होती कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने a प्लस डी का होल ऑफ स्क्वायर किया, ये बराबर आएगा a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। इसको फॉर्मूले को खोल देते हैं। फॉर्मूले को खोला तो ये पाएंगे हम a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू a माइनस डी का होल स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं a स्क्वायर डी स्क्वायर ये हमारा कैंसिल होगा, ये माइनस का 2ad इधर आएगा तो ये हो गया 4ad इज इक्वल टू, यहां पर लिखा हुआ था a स्क्वायर, एक a से कैंसिल हुआ एक a, तो a इज इक्वल टू हमें मिल रहा है यहां पर 4d। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्या करते हैं, a के प्लेस पर 4d, ये जो हमने त्रिभुज की 3 भुजाएं मानी थी, साइड मानी थी ट्रायंगल की, इसकी जगह हम a की जगह 4d पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, 4d में से एक d जाएगा तो 4d माइनस डी, फिर a के प्लेस पे 4d हुआ और बगल में यहां पर है a प्लस डी यानी कि 4d प्लस डी। तो हमें यहां से मिल रहा है 3d 4d और 5d। हमसे कह रहे थे कि भुजाओं में अनुपात क्या होगा। बेटा जब हम अनुपात इसका निकालेंगे तो 3d अनुपात 4d अनुपात 5d, d d d ये कैंसिल हुआ और जो ये रिक्वायर्ड रेशियो आपको फाइंड करना था वो आ गया 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। वैसे तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट एज अ फॉर्मूले के तौर पर तैयार कर लेंगे तो ये आपका काफी समय बचाएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे कहेंगे कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं, राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं आर इन एपी, तो आपसे कहेंगे कि उसकी साइड्स में क्या रेशियो होगा, तो याद रखिएगा अनुपात होता है 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों एक और प्यारे से क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं। सवाल लिखा हुआ, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, इफ ए बी सी आर इन एपी, देन आपसे यह कहा जा रहा है कि ये 3 पद लिखे ये किस श्रेणी में होंगे, एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे, नन ऑफ दीज। आइए देख लेते हैं। बेटा याद रखना कि जब हमसे कहा जाए ए बी सी एपी में है तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपल सा 1 2 3 कंसीडर कर लेते हैं। ये 1 2 3 एपी में है भी, और अब आपने ए बी सी की जगह इन्हीं वैल्यूज को उठा करके यहां पर सवाल में डाल देना है। ये कैलकुलेशन आपके लिए आसान होगी। आइए इसको देख लेते हैं। बी प्लस सी, बेटा बी प्लस सी यानी कि 3 2 5, 5 का स्क्वायर हुआ 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, कॉमा सी प्लस ए यानी कि 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर हुआ 16 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया बेटा यहां पर 4। आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी यानी कि 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस सी स्क्वायर, सी की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर 9। यहां पर हमें प्राप्त हुआ है 24। 16 में से 4 गया, 16 में से 4 गया, ये हुआ 12, 9 में से 9 चला गया 0,
अब हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई है। अब हम इसको बड़े आराम से पता लगा सकते हैं कि ये किस श्रेणी में है। याद रखिएगा, यदि ए बी सी बेटा ये तीन संख्याएं आपसे कही जाएं एपी में है, यदि ये तीन संख्याएं एपी में होती हैं तो 2b बराबर a प्लस सी ये आवश्यक शर्त होती है। यदि एबीसी हमारे तीन नंबर जीपी में होते हैं तो बी स्क्वायर बराबर ए सी ये शर्त होती है। और अगर ये तीनों संख्याएं एचपी में हरात्मक श्रेणी में होती हैं, एचपी में हार्मोनिक सीरीज में होंगी, तो क्या होता है बेटा, बी बराबर हो जाता है 2ac अपॉन a प्लस सी। ये हमारे पास तीनों फॉर्मूले हैं। अब हमसे कहा गया कि 24, 12 और 0 किस में है, तो देखते हैं बीच वाली संख्या को दो गुना कर देते हैं। 12 का 2 गुना 24 और इन दोनों को जोड़ना पड़ता है ए और सी को। तो 24 में अगर हमने 0 जोड़ा तो ये 24 ही रहा, यानी कि हमको 24 बराबर 24 मिल गया, तो ये एपी है बेटा, यानी कि हमारा बी वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल में लिखा हुआ है किसी समांतर श्रेणी यानी कि एपी का जो पीएथ टर्म है, पीवा पद है, वो 1/q है तथा क्यूवा पद 1/p हो, तो कह रहे हैं पी क्यू पदों का योग क्या होगा। अगर आप इसे कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करेंगे जैसे 12th में हम लोगों ने सीख रखा था, तो थोड़ा हमारा ज्यादा समय चला जाए। आइए इसको एक आपको शॉर्टकट के मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। बेटा आपको क्या करना है, यहां पर लेट कर लेना है, P बराबर 1 लेट कर लीजिए और Q बराबर 2 लेट कर लीजिए। बस सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। 1, 2 से छोटा और छोटी कैलकुलेशन तो नहीं हो सकती। ठीक है, P बराबर 1 और Q बराबर 2। चलिए पता करते हैं आगे क्या लिखना है भाई। कह रहे पीवा पद यानी कि पहला वाला पद वो 1/q, तो यानी कि Q की जगह तो 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते क्यूवा पद, तो Q की जगह 2 यानी कि दूसरा पद 1/p यानी कि 1/1 तो यानी कि 1 ही हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं पी क्यू पदों का योग, तो चलिए योगफल देखते हैं। पी क्यू, पी की जगह 1, क्यू की जगह 2, 2 1 2 यानी कि 2 पदों का योग। तो प्यारे बच्चों 2 पदों का योग क्या होगा, T1 प्लस T2 होगा। सिंपल सा यही तो फॉर्मूला होता है, 2 पदों का योग। चलिए इनको जोड़ देते हैं। 1/2 में 1 जोड़ा, 2 1 2 1 3, 3/2 यानी कि हमारा जो है 2 पदों का योगफल आ गया 3/2। अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी कैलकुलेशन। यहां तक तो इजी है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब क्या करना है कि हम पी क्यू की वैल्यू यहां 4 ऑप्शन में डाल देंगे और जहां पर हमें 3/2 मिलेगा वही हमारा उत्तर सही होगा। आइए रख देते हैं यहां पर। चलिए पहले वाले विकल्प में रखते हैं, पी की जगह 1 और क्यू की जगह 2। तो यहां पर बेटा हो गया 1 गुणे 2 तो 2 और 1 ये हो गया 3। ठीक है, ये 3 मिल रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा उत्तर 3/2 है, जो कि हमें सीधा सीधा यहां से मिल रहा है। देखिए पी क्यू प्लस 1 था, इसमें 2 का डिवाइड होना चाहिए था, यहां पर हो रहा है। मुझे लगता है कि हमारा डी वाला विकल्प तो आपको ऐसे ही मिल गया, लेकिन मैं आपको बाकी दोनों भी दिखा दे रहा हूं। आपको डी वाले का आंसर कितना मिला बेटा, 3/2, यही तो हमारा सही था। लेकिन हम फिर भी आपको बाकी दोनों डिस्कस कर देते हैं। यहां पर हुआ 1 गुणे 2 तो 2 में से 1 गया, 1 में 2 का गुणा हुआ तो ये 2 आ रहा है। ये हमारा बी विकल्प हमको 2 वैल्यू दे रहा है 2। यहां पर देख लेते हैं तो ये क्या हो गया, 1 2 2 में से 1 गया 1/2, ये हमें रिजल्ट दे रहा है 1/2। तो देखिए यहाँ क्या मिला 3, ये 2 1/2 और ये 3/2। हमारा सही उत्तर था 3/2, यानी कि हमारा डी वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसे मैं आपको शॉर्टकट की मदद से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सवाल में कहा गया यदि A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक, कहना ये समांतर श्रेणी के n पद हैं। इफ A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN आर इन एपी, देन आपसे कह रहे हैं कि इसका मान क्या होगा। अगर आपने इसे कैलकुलेशन पूरी की तो ये काफी समय ले लेगा। हम इसे शॉर्टकट की मदद से देखिए कितने कम समय में सॉल्व करना सीख जाए। आइए देखते हैं बेटा, यहां पर हमारे पास ये A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक ये एपी में है। हमने क्या काम किया, हमने ये मान लिया, सपोज कर लिया कि भाई हमारे पास केवल 3 ही पद हैं। हमने सपोज किया n बराबर 3, यानी कि 3 ही पद हैं। तो क्या हुआ, हमारा जो पद हुआ एपी के वो A1 A2 A3। ठीक है, अब गौर से देखना इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। ये जो A3 है ये AN है, क्योंकि n का मान तो 3 है, तो ये 3 का मतलब AN। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 3 ही पद हैं, तो बेटा हमारे पास A1 A2 A3 ये इन दोनों पदों में आ रहे हैं, ये 2 टर्मों में आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ देना है। चलिए वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर। तो बेटा हम यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू को, इधर कैलकुलेशन कर लेंगे। A1 की जगह हमने क्या बेटा, हाँ मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि
हमने इनको वैल्यू क्या लेट करनी है बेटा, वैल्यू लेट कर लेंगे हम 1 2 और 3। ये हमें जो डेटा है भाई हमने 1 2 3 लेट कर लिया, जैसे पहले क्वेश्चन में भी आपने देखा 1 2 3 एपी में भी होते हैं और हमारा इजी भी है सॉल्व करने में। तो A1 की जगह 1, A2 की जगह 2, A3 की जगह 3, A3 मतलब वही AN है, n बराबर चूंकि मैंने 3 लिया है, 3 पद लिए हैं। चलिए देख लेते हैं, ये यहाँ पर A1 A2 A3 3 पद। अब हमने ये वैल्यू यहाँ पर रखी तो कितना मिलेगा बेटा, 1 × 2 तो ये हो गया 2 प्लस 1/, यहाँ पर 2 ये 3 तो ये हो गया 6। हमने एलसीएम यहाँ पर लिया 6, ये मिल जाएगा 3 और ये मिलेगा 1। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हो गई 4/6, रिजल्ट आ रहा है 2/3। हम लोगों से ध्यान देना, हम लोगों से ये कहा गया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने पूरे सवाल को सॉल्व करके केवल इतना ही बना लिया है और इसकी कैलकुलेशन हमको इसका रिजल्ट मिल रहा है 2/3। अब हम अपने जो वैल्यूज हमारे पास है वो अपने ऑप्शंस में डालते हैं। चलिए देख लेते हैं। A1 की वैल्यू 1, AN मैंने बताया इनकी जगह 3 है तो ये वैल्यू हो गई 3। यहाँ पर 3 में से 1 गया तो ये हो गया 2, यानी कि मिल रहा है 3/2। हमारा रिजल्ट है प्यारे बच्चों 2/3 न कि 3/2। हाँ, एक काम कर सकते हैं, इसको पलट दे तो मिल जाएगा। अगर इसको हम पलटे तो क्या रिजल्ट होगा, n-1/A1 AN। ये हमें बी वाले मिल रहा है। प्यारे बच्चों, हमें कोई भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ी, हमारा जवाब हमको यहीं पर मिल गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। और अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को वापस चला करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहां पर हमसे कहा जा रहा है A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। ये हमारे पास समांतर श्रेणी यानी कि एपी में पद दिए जा रहे हैं और किसी भी टर्म की बात करें AI का मतलब यहां पर ये जो 1 है 2 है 3 है जो सफिक्स में लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं 0 से ग्रेटर देन, यानी कि 0 से ग्रेटर देन का मतलब है ये नंबर्स हमारे पॉजिटिव हैं, धनात्मक है। अब आपसे कह रहे हैं कि ये इस पद का समेशन टोटल, ये जो वैल्यूज आ रही है इसका योगफल क्या होगा, 4 ऑप्शन है। आप क्या करते हैं, इसको बेटा शॉर्टकट से हम आपको समझाते हैं। देखिए n बराबर 3 लट कर लेते हैं, यहां पर हम कुल 3 ही पद लेंगे, A1 A2 A3 कुल 3 पद, यानी कि हमने मान लिया कि समांतर श्रेणी में 3 ही पद हैं। अब मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं। अगर समांतर श्रेणी में 3 पद एपी में होते हैं तो आप 1 25 49 सपोज कर सकते हैं। मैंने 1 25 49 क्यों कहा, इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको 1 2 3 लेट करना सिखाया था, लेकिन यहां पर मैंने आपको इतने बड़े नंबर्स को सिखा दिया भाई कि 1 25 49 ले लीजिए। बेटा इसके पीछे का कारण यह है कि हमें जो यहां कैलकुलेशन दिख रही है वो रूट में आ रही है। जब भी क्वेश्चन में रूट में आ जाएगा तो याद रखना समांतर श्रेणी में जो नंबर है 1 2 3 ना सपोज करके आप 1 25 49 मानेंगे। क्योंकि आप अगर देखें एक में 24 जोड़ेंगे तो 25 मिल जाएगा, फिर 25 में 24 जोड़ेंगे 49 मिल जाएगा। ये 3 संख्या एपी में है, 125 एंड 49 आर इन एपी। अब आप एक बात समझ लीजिएगा कि अगर हम 1 2 3 लेते हैं तो वो भी एपी में होता है, उसमें कॉमन डिफरेंस 1 होता है। यहां पर कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है 24 का, ये एपी में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि हमने केवल 3 टर्म ले लिए, A1 A2 A3। तो बेटा पहले वाले टर्म को मैं बोल रहा हूं यहां पर A1, दूसरे वाले टर्म को बोलता हूं A2 और तीसरे वाले टर्म को बोल रहा हूं A3। अब देखिएगा मैंने आपसे कहा कि n की वैल्यू तो 3 है, यानी कि यहां पर 3 की जगह आप वापस n रख सकते हैं। तो समझ जाना प्यारे बच्चों कि A3 या AN की बात एक है, वो आपको 49 रखना है, A1 की जगह 1 रखना है, A2 की जगह 25 रखना है। आइए अब देखते हैं, क्योंकि 2 ही टर्म में हमारे पास A1 A2 A3 ये तीनों टर्म ही इंक्लूड हो रहे हैं। अगर मैं आगे का टर्म लिखता तो वो 1 अपॉन क्या लिखा जाता, 1 अपॉन रूट के अंदर A3 प्लस A4। तो आपको A4 तक तो मैंने सोल्व करना नहीं सिखाया, शॉर्टकट तो मैं आपको A1 A2 A3 तक ही ले जा रहा हूं, तो आपको बस यही 2 टर्म मिले। चलिए इनकी कैलकुलेशन को बढ़ा लेते हैं। बेटा हमने यहाँ पर A1 की जगह 1 डाला तो 1 का रूट 1 मिल रहा है, प्लस A2 की जगह 25 डाला, 25 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 5, प्लस आगे बढ़ते हैं। A2 जगह आपने भी देखा 5 हो रहा है, यहाँ पर रूट में जो है A3 ये बेटा 49 का स्क्वायर रूट हो जाता है 7। ये मिला 1/6, ये मिल रहा है 1/12। आपने एलसीएम यहाँ पर ले लिया 12, 6 को डिवाइड करा के लाते हैं तो यहाँ पर 2 मिल रहा है और ये 1 मिल रहा है, यानी कि मिला 3/12 3/12। इसको आपने कैंसिल किया तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है 1/4। अब आपने ये 1/4 जो रिजल्ट पा लिया है, अब आप अपने 4 ऑप्शन में बेटा ये जो आपके पास ये वैल्यूज आई थी, जो आपने ये वैल्यूज आई क्या थी, आपने भी यहाँ पे शॉर्टकट सीखा था, यही वैल्यूज आपको ऑप्शन डालना है। जब ऑप्शन में आपको 1/4 जिस ऑप्शन मिल जाएगा वही आपका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। n की जगह बेटा यहाँ पर आपने 3 रखा, चलिए 3 रख देते हैं अपॉन में
A1 की जगह बेटा हमारे पास था 1 का स्क्वायर रूट 1 हुआ। AN जैसा मैं आपको सिखा चुका हूं, AN का मतलब A3 की वैल्यू 49 है। अगर आप 49 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाता है 7। तो आपका बेटा रिजल्ट आ रहा है 3/8, जो कि गलत है क्योंकि हमें तो 1/4 चाहिए था, हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता सही। आगे बढ़ते हैं, n की जगह आपने 3 रखा, 3 और 1 ये हो गया 4 अपॉन में। आगे बढ़ते, यहाँ 1 मिलेगा, ये 7 मिलेगा, 8 आएगा। ये बेटा मिल रहा है 1/2, ये भी गलत हो गया, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमें तो चाहिए था 1/4 और ये 1/2 था। आगे देखते हैं, यहाँ पर बेटा आपने डाला A1 की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हुआ। AN बेटा यहाँ पर था A3 यानी कि 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7। n की जगह पर आपने रखा 3 और 1 हो गया 4। ये बेटा आ रहा है 8/4। ये आपने इसको कैलकुलेशन की तो ये आपको मिल रहा है 2, जो कि गलत है क्योंकि हमारा 1/4 था। वैसे कहें तो बेटा 3 ऑप्शन गलत है, हमारा चौथा तो सही हो गया क्योंकि अगर आप इसमें वैल्यूज डाल करके सॉल्व करेंगे तो आपका 2-3 सेकंड का समय जाएगा, जो कि परीक्षा में आपको नहीं गंवाना है, इस टाइम को ही बचाना है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर हमारे पास पर्याप्त समय है, मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा डी ऑप्शन सही हो रहा है या नहीं। आइए बढ़ते बेटा आगे। n की जगह आपने 3 रखा, 3 में 1 गया तो ये हो गया 2। यहां पर आपने रखा 1 और यहां रखा 49 तो बेटा 1 और 7 ये हो गया जाकर के 8। आपने इसको डिवाइड करा लेना तो ये 1/4 आ रहा है, जो कि 1/4 आपको चाहिए भी था। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारा डी वाला विकल्प जो है ये सही हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बात सिंपल समझ लीजिएगा, अगर आपसे कहें A1 A2 A3 AP में है तो आपको 1 2 3 लेट कर लेने हैं। अगर यही रूट में दे दिया जाएगा तो आपको 3 नंबर AP में मानने होंगे, 1, 25 और 49, जिसमें कॉमन डिफरेंस 24 का है। और जब आपने 3 संख्याएं सिंपल सी दी जाएंगी तो आप उनको 1 2 3 लेट करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। लिखा हुआ यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के n 2n 3n पदों का योग s1 s2 s3 है, क्रम से है, n पदों का योगफल s1 है, 2n पदों का योगफल s2 है, 3n पदों का योगफल s3 है, तो कह रहे 3 ब्रैकेट में s2 माइनस s1 का मान क्या होगा। 4 विकल्प है। इसे हम शॉर्टकट के मेथड से देखते हैं। हम क्या काम करते हैं कि 1 2 3 ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो एपी है वो 1 2 3 है, ये एपी है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत भी नहीं भाई, 1 2 3 एपी में तो ही नहीं। अब क्या करते हैं, S1 का मतलब होता है एक पद का योगफल, एक पद का योगफल तो एक ही है। फिर है S2 यानी कि 2 पदों का योगफल, 2 पदों का योगफल क्या है, 1 और 2 ये हो गए 3। फिर चाहिए S3 यानी कि 3 पदों का योगफल, 3 2 5 और 1 6 ये हो गया 6। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये वैल्यूज हमने यहां पर डाल दी, तो चलिए देखते हैं। S2 माइनस S1, S2 की जगह है 3 माइनस S1 की जगह है 1, 3 में 1 गया तो 2 और 2 का गुणा 3 में तो ये हो गया 6, यानी कि इसका मान 6। अब हम 4 विकल्पों में ये सब वैल्यूज डालते हैं और जहां 6 मिल जाएगा वो हमारा सही विकल्प होगा। S3 की वैल्यू क्या थी, 6 थी। S3 की वैल्यू 6, 6 दूनी 12। S2 की वैल्यू यहां पर है 3, H2 की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। हमें क्या चाहिए था, 6, जो कि हमें पहले वाले विकल्प में ही हमको मिल गया, यानी कि हमारा 8 का ए विकल्प सही हो गया। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक श्रेणी लिखी हुई है, कह रहे इसमें n पदों तक का योगफल क्या होगा, 4 विकल्प है। हम इसे इस ढंग से सॉल्व करें कि हमारा काफी समय जो लग रहा है वो बच जाए। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम यहां पर n बराबर 1 लेट कर लेते हैं। n बराबर 1 का मतलब क्या हुआ, अगर आप यहां पर n को 1 कह दें तो क्या होगा, इस श्रेणी के एक पदों तक का योग, यानी कि पहले पद है कोई तो पहले पदों का योग, यानी कि केवल यही तो हुआ पहला पद। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होगा। 3, 1 का स्क्वायर 1 गुणे 2 का स्क्वायर 4, ये हमें मिल रहा है 3/4। अब हम इनकी वैल्यू 1 रख दें चारों विकल्पों में और जहां 3/4 मिल जाएगा समझ जाइए हमारा उत्तर सही है। चलो देख लेते हैं। n बराबर 1, 2 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहां पर हमने 1 रखा तो ये मिल रहा है 3, कैंसिल कर देंगे 3 आएगा। हमें तो 3/4 चाहिए था, यानी कि ये हमारा गलत हो गया। n बराबर 1 रखा तो यहां मिल रहा है 2, भाई 2 1 कम 2, n की जगह 1 ये हो गया जाकर के 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, इसको कैंसिल किया तो ये मिल रहा है 1/2। हमको तो 3/4 चाहिए था, ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। n बराबर 1 रखा तो 2 और ये होगा 1 का स्क्वायर तो 2 1 3 हो गया। यहाँ 1 रखा तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3/4 हो गया। 3/4 हमारा सही है, यही तो है, यानी कि सी विकल्प है। लेकिन मैं आपको इसको रख करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ
कि क्या मिल रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि 3/4 हमें मिल रहा है। n बराबर हमने 1 रखा, 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर हमने रखा n बराबर 1, तो ये हो गया प्यारे बच्चों। या ये कह लें, इसको कैलकुलेशन ना करके हम अगर ध्यान से देखें तो इसी का पलट करके तो लिखा जा रहा है, यानी कि 3/4 था तो ये 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा गलत है फिलहाल। अब क्योंकि चारों विकल्पों को देखा तो पहले विकल्प में जवाब मिल रहा था 3, दूसरे में 1/2, फिर 3/4, फिर 4/3। हमारा सही उत्तर तो 3/4 था, तो 3/4 केवल यही मिल रहा था, यानी कि सी वाला विकल्प हमारा सही हो गया। देखा आपने प्यारे बच्चों, हमको अगर ये सॉल्व कर नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा समय ले लेता। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, एक बहुत प्यारे से क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये लिखा हुआ है कि एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी का पहला, दूसरा और अंतिम पद क्रमशः ए बी सी है, तो पदों की संख्या क्या होगी। ये हमारे पास 4 ऑप्शन। आपने क्या करना है, यहां पर हमसे कहा गया कि पहला, दूसरा और तीसरा पद क्रमशः। हम क्या काम करते हैं, हम 1 2 3 इसे एपी श्रेणी कहते हैं, क्योंकि ये एपी होती भी है 1 2 3। और हमने इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए 1 2 3 लेट किया, तो पहला, दूसरा और अंतिम, यानी कि ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद और ये अंतिम पद। ठीक है, यानी कि पदों की संख्या अगर हम देखें तो हमने यहां पर कितनी लेनी है, केवल 3 ली हुई है। अब देखते हैं क्या होगा। यहां पर हमने अपने ऑप्शन को डाल दिया, तो चलो उसको देख लेते हैं। ये क्रम से हमसे कहा गया था एबीसी है, तो बेटा इसको हम ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं, उसको सी कह रहे हैं। चलिए वैल्यू डाल देते हैं यहां पर। तो यहां पर बेटा बी हो गया जाकर के 2 रखा, सी की जगह 3 रखा, प्लस का 2a यानी कि 2 रखा, b माइनस है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 2 3 5 और 2 7, 7/1 का मतलब हुआ 7। पहले वाले ने हमको विकल्प में जवाब दिया है 7। दूसरे वाले से देख लेते हैं। यहां पर रखा 2, सी की जगह 3, -2 अपॉन में 3 - 1, ये इससे कैंसिल हुआ 3/1, यानी कि हमको ये मिला 3। तीसरे विकल्प को देखते हैं। यहां पर बेटा b + c + 2 है, यहां पर b + c + 2, ये भी मैंने सॉल्व किया था तो ये 7 आ रहा था। नीचे 2 1 3, ये हो गया 7/3। और आखिरी वाले को देख लेते हैं, b + c - 2, ये ऊपर मैंने सॉल्व किया था, कितना आया था, 3 आया था। नीचे ये भी 3 हो गया, कट करके कितना हुआ, 1। अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि 4 विकल्पों से हमें रिजल्ट क्या क्या मिले हैं। ये मिला है 7, ये मिला है 3, ये मिला है 7/3, और ये चौथे वाले से विकल्प से जवाब आ रहा है 1। अब हमारा कौन सा सही होगा। तो बच्चों अभी आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि मैंने इस श्रेणी में कितने पद माने थे, 1 2 3, कितने पद थे, 3। पदों की संख्या क्या थी, 3। और यहां पर 3 हमें मिल कहां रहा है, ना यहां ना यहां ना यहां मिल रहा है, यानी कि हमारा ये बी वाला विकल्प सही हो गया। देखा प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल अलग मेथड से मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 11 को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको शॉर्टकट के मेथड से लगाएंगे, आपका बहुत क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। बहुत अच्छा है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। लिखा हुआ है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग s1 है। अगर आप पहली n प्राकृतिक संख्या ले ले 1 2 3 एंड सो ऑन n तक, तो उनका योगफल s1 है। फिर कह रहे हैं उनके वर्गों का योग, यानी कि 1² + 2² + 3² + 4² एंड सो ऑन प्लस n², तो उनका योगफल s2 आ रहा। और इन संख्याओं के घनों का योग, घनों यानी कि घन कर दीजिए, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब एंड सो ऑन प्लस n का क्यूब, ये योग s3 है। तो कह रहे हैं लैम्डा का मान क्या होगा यदि ऐसा हो। आइए प्यारे बच्चों इसको देखते हैं। अगर हम 3 संख्याएं ले लें, 1 2 और 3, ठीक है। अब मैं इनका वर्ग कर देता हूं, 1² 2² और 3²। फिर मुझे इसका क्यूब करना है, मैंने क्यूब कर लिया, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब। हमको इसका योगफल निकालना है s1 जिसे हम कहेंगे, इसके योगफल को s2 कहेंगे, सवाल में आपको दिया भी जा रहा है। इसके योगफल को s3 कहेंगे। तो 3 2 5 और 1 हो गया जाकर के 6। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 और यहां पर आपको मिल जाएगा 3 3 का 9, ठीक है। 9 5 14, यानी कि s2 की वैल्यू हो गई 14। अब हम इसका क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब हो गया 27 और 27 और 1 का क्यूब हो गया 1, यानी कि 27 1 28, 28 और 2 का क्यूब 8, 28 और 8 36। s3 की वैल्यू मिल गई 36। ये 3 वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम ये वैल्यू उठा करके अगर यहां पर डाल दें तो हमें लैम्डा पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। लैम्डा s2 का स्क्वायर बेटा 14 का स्क्वायर है, तो 14 के स्क्वायर को मैं स्क्वायर ना करके 14 14 ऐसे सिंपल लिख देता हूं। s3 के बेटा प्लेस पे है 36,
गुणे में आते हैं। S1 की वैल्यू है 6, 8 छंग 48 और 1 हो गया 49। 49 को प्यारे बच्चों हम 7 गुणे 7 कर लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान होगी। 7 दूनी 14 और फिर 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 से कैंसिल करेंगे 36 को बेटा, ठीक है। तो जब आप 36 में 4 का भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा 9। तो लैम्डा की वैल्यू बेटा हमको मिल गई है 9। ये हमारे डी वाले ऑप्शन में सही है। देखा आपने कितने कम समय में कितने उसको सिंपल तरीके से हमने सीख लिया। ठीक है बच्चों, से नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि पहले आप वीडियो को रोक लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इसे स्वयं सॉल्व करें। भले ही क्वेश्चन आपका 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में हो, लेकिन आपके दिमाग का भरपूर इस्तेमाल हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। ठीक है, चलिए आप एक बार इसे स्वयं प्रयास कीजिए, फिर देखिएगा। वीडियो को रोक लीजिए, पहले आप स्वयं सॉल्व करें। तो बच्चों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अधिकांश बच्चों ने जवाब निकाल भी लिए होंगे। आइए देखते हैं कि इसका सही विकल्प क्या होगा। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, पहला वाला जो ब्रैकेट है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ था 1, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2, 3, तीसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4, 5, 6 और चौथे ब्रैकेट में है 7, 8, 9 और 10। जो हम आपको यहां पर सिखाने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखिएगा। हम आपको यहां पर अंतिम संख्या की बात कर रहे हैं। अंतिम संख्या, यहां पर तो अंतिम संख्या केवल एक ही है, यहां पर अंतिम संख्या क्या है? 3 है। ठीक है, इस 3 को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, 1 + 2 लिख सकते हैं, 2 1 3। इस अंतिम संख्या 6 को देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 + 2 + 3। इस अंतिम संख्या यहां पे चौथे समूह चौथे ग्रुप में देखिए अंतिम संख्या क्या है? 10। इसको क्या लिखूंगा? 1 + 2 + 3 + 4 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने देखा, मैंने आपसे कहा कि पहला ग्रुप तो आपने 1 ही लिखा, फिर दूसरा ग्रुप तो 2 तक लिखा, फिर तीसरे ग्रुप में 1 2 3 तक लिखा, चौथे ग्रुप में 1 से 4 तक लिखा। बेटा 9वें ग्रुप में क्या लिखेंगे? 9वें ग्रुप में हम लोग कहां तक जाएंगे? 9 तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 9वें ग्रुप में 9 तक जाएंगे तो हमें क्या होगा? आखिरी वाली संख्या मिलेगी। जैसे आपने सबको जोड़ा था आपको 10 मिला था, सबको जोड़ दिया था आपको 6 मिल रहा था, सबको जोड़ दिया था आपको 3 मिला था। ऐसे 1 से 9 तक 9वें ग्रुप की बात कर रहा हूं। 9वें ग्रुप में 1 से 9 तक जो जोड़े आएगी संख्या वो यहां पर रखी जाएगी। चलिए जोड़ लेते हैं। तो क्या होता है? n + 1 / 2। प्यारे बच्चों, ये आ गई अंतिम संख्या 45। ये 45 आ रही है किस ग्रुप में? ये है 9th ग्रुप, 9वां समूह है। लेकिन आपसे क्या कह रहे हैं? 10वें समूह की पहली संख्या, 10वां समूह। तो जैसे आपने देखा अब 10वां समूह शुरू हुआ, ये आपको मिल रहा है 10th ग्रुप। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको कौन सा ग्रुप मिल रहा है? 10th ग्रुप। अब देखिएगा, ये जो आपका 10वां ग्रुप मैं इधर डिस्कस कर देता हूं। ये जो 10th ग्रुप आया, 10वां समूह आया, इसमें हमें यहां पर ऐसी संख्या है, लेकिन हमें पहली वाली संख्या को पूछा जा रहा है, उसी से मतलब है। तो देखिएगा, अब सीक्वेंस देखना, 1 के बाद क्या आता है? 2 3, 3 के बाद क्या आता है? 4 5 6, फिर क्या आता है? 7 8 9 10। ऐसे ही बेटा 9वें ग्रुप की अंतिम संख्या क्या है? 45। तो अगला पद यहां पे क्या मिलेगा? नो डाउट वो 45 के बाद आता है 46। ठीक है, यानी कि हमारा बी वाला विकल्प सही हो गया। देखा प्यारे बच्चों, बहुत गजब का क्वेश्चन था, इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसे शॉर्टकट से सिखाता हूं। बिना पेन उठाए आप इसकी कैलकुलेशन को कर लेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है log 2 base 3, log 2 की पावर x - 5 base 3, log 2 की पावर x - 7/2 base 3। कह रहे हैं ये 3 टर्म एपी में, इफ 3 टर्म आर इन एपी, तो आपसे कह रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो प्यारे बच्चों, अगर हम 3 नंबर एपी में हैं तो उस कैलकुलेशन से करें कि if a, b, c are in AP then 2b is equal to a + c। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अगर यहां पर अप्लाई किया और आपने सॉल्व किया तो क्वेश्चन आपका 2 मिनट तो ले ही लेगा। आइए हम इसको आपको शॉर्टकट से सिखाते हैं। सबसे पहला ये जो कॉन्सेप्ट है लॉग, मैंने आप जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हो वो हमारे पुराने वीडियो देखिएगा। जब मैंने लॉग डिस्कस किया था तो मैंने शॉर्टकट को, इस कॉन्सेप्ट को समझाया था। तो देखिए फिर से मैं समझा देता हूं। यहां पर जो बच्चे नए हैं, लॉग 0 और लॉग निगेटिव, ये गजब का शॉर्टकट है, इसको ध्यान से देखें। लॉग में ना ही 0 आता है और ना ही निगेटिव मिलता है। ये तो अगर मिल जाते हैं तो समझ लीजिए लॉग एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि ये आपने गलत वैल्यू पुट कर दी। बस इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे सॉल्व होगा।
अगर हमने ये जो चार ऑप्शन है ये हमसे चूंकि कह रहे हैं कि x की वैल्यू बताइए, अगर x की वैल्यू 1 होती और मैं यहां 1 डाल दूंगा तो आपको क्या मिलेगा 2 की पावर 1 और माइनस का 5, यानी कि 2 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा log का -3 आएगा। मैंने आपसे कहा कि माइनस तो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि इसका ए विकल्प नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब चलिए 2 रख के देखते हैं, 2 की पावर 2 मैंने डाला तो ये हो गया 4 और 4 में से 5 जाएगा तो यहां पर मिलेगा log का -1, तो निगेटिव तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि हमारा बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए इसका x की जो वैल्यू आ रही है वो 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती। अब आप इन दोनों विकल्पों को देखिए, यहां पर तो कह रहे हैं x की वैल्यू 2 या 3, तो 2 तो हो नहीं सकती, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। बचा क्या, सी ऑप्शन सही है। आपको कितनी कैलकुलेशन देख लीजिए, कितनी कम कैलकुलेशन हुई और आपका जवाब आपको मिल गया। ठीक है प्यारे बच्चों, से नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक सीक्वेंस लिखा हुआ है 2, 9, 16 एंड सो ऑन, और दूसरा सीक्वेंस है 1, 5, 9 एंड सो ऑन। कह रहे हैं इसमें दोनों सीक्वेंस में कह रहे हैं इसका जो 12th नंबर का कॉमन टर्म होगा, 12वां उभयनिष्ठ पद होगा, क्या होगा ये आपको पता लगाना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो पहली बात तो आप इसको समझ लीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूं, ये सवाल क्या कहना चाहता है। लिखा हुआ है 2, 9, 16 एंड सो ऑन, यहां पे 7 के कॉमन डिफरेंस से आप इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी जो हमारे पास सीक्वेंस लिखी हुई है ये लिखा हुआ है 1, 5, 9 एंड सो ऑन, इसमें कॉमन डिफरेंस है 4 का। तो पहला इसमें कॉमन टर्म क्या होगा, आप इसको ध्यान से देखें। पहला कॉमन टर्म हमारे 2 सीक्वेंस में आ रहा है वो है 9। ऐसा ही कॉमन टर्म हमें देखना है, वो हमें 12th नंबर का जो कॉमन टर्म होगा, 12वां कॉमन टर्म, वो निकाल के दिखाना है। अगर हमने इसको मेथड से पूरा सॉल्व किया तो हमारा काफी समय चला जाएगा। अगर हम इसमें सीक्वेंस बना के देखेंगे तो हमारा जो टाइम है काफी किल होगा। तो देखते हैं इसका शॉर्टकट क्या होता है प्यारे बच्चों। इसका शॉर्टकट सिंपल सा है, 2 काम आपको करना है और कोई तीसरा काम नहीं करना। पहला काम ये है कि आप इन दोनों सीक्वेंस से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, D1 और D2। इससे कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है 7 का, इसमें कॉमन डिफरेंस आपको आ रहा है 4 का। पहला काम आपने ये किया। हाँ, एक चीज और है, इसका ना आप एलसीएम ले लें बेटा प्यारे बच्चों, तो एलसीएम हो जाएगा 28। ये आपका एक काम खत्म हो गया। अब दूसरा काम क्या है, कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, अब जब आप जानते हैं कि nवां पद निकालना होता है तो क्या होता है, एपी सीरीज का a + n - 1 × d। अगर हम आपसे कहेंगे 12वां पद निकालिए तो आप क्या कहेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेंगे a + 12 - 1 × d, यानी कि a + 11d। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा देखिए a यानी कि पहला पद, इसमें पहला जो कॉमन टर्म आ रहा था वो था 9, आपने यहां पर a की जगह 9 डाल दिया। 11 × d बेटा यहां पर कॉमन डिफरेंस है, वो क्या है, ये जो दोनों का एलसीएम लेकर के आप आए थे 28, आपको 28 यहां पर लिख देना है। मैं आगे बढ़ा लेता हूं इस कैलकुलेशन को। 11 का गुणा 8 में करेंगे 88 आएगा, 8 एलसीएम हो जाए आपका हासिल में हो जाएगा, ये कैरी चला जाएगा। 11 ये 22 और ये 8 हो गया जाके 308। और अब आप इसमें 9 को ऐड कर ले रहे हैं तो आपका रिजल्ट आ गया बेटा 317। ये हमें मिल रहा है बी वाले ऑप्शन में। देखिए बच्चों, कितनी कम कैलकुलेशन के साथ आपने सटीक उत्तर पा लिया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रथम n सम संख्याओं के योग, यानी कि फर्स्ट n इवन नंबर्स का जो समेशन है, और आगे कह रहे हैं तथा प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग है, यानी कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स, इन दोनों के सम का जो रेशियो आ रहा है वो 4 ऑप्शन में क्या आ रहा है। मैं इसको आपको बताता हूं एक अलग ढंग से। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, यहां पर हम सिंपली n की वैल्यू को 2 लेट कर लेते हैं। तो जहां पर n लिखा है वहां पर हम उसको काट करके 2 कर देंगे। शॉर्टकट को समझना प्यारे बच्चों, हमने n की जगह कह दिया 2, तो अब इसका क्या पढ़ाएंगे, अब इस सवाल को क्या पढ़ा जाएगा प्रथम 2 सम संख्याओं का योग। तो चलिए पहले 2 इवन नंबर्स को देखते हैं। पहला इवन नंबर 2 होता है और दूसरा होता है 4। आपने इसका समेशन किया, ये आ गया 6। फिर अब इसको आगे पढ़िए, अब इसको नहीं पढ़िएगा, 2 पढ़िएगा। प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग का अनुपात, तो प्रथम 2 यानी कि फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, तो पहला ऑड नंबर होता है 1 और दूसरा होता है 3। आपने इन दोनों को सम किया, ये आ गया 4। जब आपने इसका रेशियो लिया तो ये आ गया 3/2, यानी कि 3:2 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखते हैं कि हमारे 4 ऑप्शन में कहां मिल रहा है। इनकी जगह हम 2 डाल देते हैं, तो ये मिला 1:2। यहां पर 2 डाल दिया, 2 1 3, 3:1। ठीक है ना, पहला वाला आ रहा है ना दूसरा वाला, यानी दोनों कट हो गए। इसको देख लेते हैं। n + 1 इनकी जगह 2 रखा, 2 1 हो गया जाकर के 3, इनकी जगह 2, तो 3
3:2। ये हमारा सी वाला विकल्प सही है। आप लोग इसको भी चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि दो ऑप्शन आ जाए। अगर दो ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे तो उसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। अभी एन की जगह मैंने 2 रखा, 2 और 1 ये हो गया जाकर के 3, 2 में 1 गया तो 1, तो ये आ रहा है 3:1, जो कि गलत है, यानी कि हमारा सी वाला विकल्प सही है। अब बच्चों मैं आपको भी बता रहा था, इन केस अगर हमारे कोई दो ऑप्शन एक जैसे आ जाए तब आप क्या करेंगे, तब आप यहां पर एन की वैल्यू जो 2 थी इसको 2 ना लेकर के आप तब इसको 3 लेट कर लेंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा बड़े रेयर केस में होता है, 99% ऐसे केस बनते हैं कि एन की वैल्यू आप 2 रख करके आंसर को पा सकते हैं। कम से कम आपके एनडीए लेवल तक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे जो मैंने आपको इस लेक्चर में डिस्कस किए। कोशिश की कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊं। अरिहंत यादव या आर.एस. अग्रवाल या लूसेंट, सारी किताबों से छांट करके मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे अच्छे डिस्कस कर दिए। तो ये क्वेश्चन या तो परीक्षा में पूछे गए थे या पूछे जा सकते हैं। एनडीए हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण लेक्चर था। तो चलिए बच्चों, मुलाकात होती है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।